देखो, ये सोचने वाली बात है कि हम जब भी बात करते हैं कि अर्थ के अलावा क्या ऐसा कोई प्लेनेट है जहाँ पर हम इसी तरीके से रह सकते हैं जैसे अर्थ पे, तो सबसे पहले मार्स का नाम आता है। पर क्या इसके अलावा कोई और प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो? और मार्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो सकती है? मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं और इसके पीछे साइंटिस्ट आज से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से रिसर्च पर लगे हुए हैं। पर वही बात है कि मार्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हमें सिमिलर लगता है अर्थ से। आपको बता दूं कि मार्स प्लेनेट एक कोल्ड प्लेनेट है और यहाँ पर ठंड बहुत ही ज्यादा है, पर फिर भी ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना यह है कि यहाँ पर लोग आराम से रह सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे और यही समझेंगे कि मार्स में कितनी पोटेंशियल है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इसमें हम बात कर रहे होंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और चैलेंजेस क्या हैं और क्या उन चैलेंजेस को ओवरकम करके हम वहाँ पे लाइफ पॉसिबल बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। अब सवाल आता है कि मार्स ही क्यों और कोई प्लेनेट क्यों नहीं? मार्स हमारे सोलर प्लेनेट में अर्थ के सबसे पास एग्जिस्ट करता है। ये सभी प्लेनेट्स के कंपैरिजन में सबसे पास है, जो कि एक प्रैक्टिकल चॉइस है ह्यूमन को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, पर अगर कंपेयर करें जुपिटर या फिर सैटर्न से तो कह सकते हैं कि मार्स हमारे जो अर्थ है उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो साइंटिस्ट को ये थोड़ा इजी बना देता है कि वहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की जा सके। वहीं अगर देखा जाए कि अर्थ और मार्स में ऐसा कुछ सिमिलरिटीज भी हैं या फिर नहीं, तो पता लगता है कि मार्स और अर्थ में कुछ सिमिलरिटीज चीज़ें हैं, जैसे कि मार्स पर भी डे नाइट साइकिल होता है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे भी एक दिन जो है वो पूरे 24 घंटे और 39 मिनट लंबा होता है। वहाँ भी अर्थ की तरह मौसम बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि सालों साल एक ही मौसम रहता हो। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि मौसम को देखकर इंसान वहाँ पर रह सकते हैं। उसके अलावा अर्थ पर जैसे कि आपको पता है कि पानी काफी ज्यादा है लेकिन उसको पिया नहीं जा सकता। वैसे ही अगर बात करी जाए मार्स पे तो कह सकते हैं कि वहाँ पर पानी काफी ज्यादा है लेकिन वो बर्फ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हालांकि वो बर्फ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे कम से कम पानी तो है। तो उस पानी को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके पिघलाकर हार्वेस्टिंग के काम में भी ले सकते हैं, फसलों को ग्रो कर सकते हैं और बाकी के छोटे मोटे काम में भी ले सकते हैं। अब सोचा जाए कि मार्स के पास टेराफॉर्मिंग का पोटेंशियल है या नहीं, मतलब कि क्या हम मार्स के एटमॉस्फेयर को ही बदल सकते हैं या नहीं, क्योंकि मार्स में बर्फ काफी ज्यादा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो भी काफी ज्यादा है। तो अभी तक रिसर्च करके पता लगा है कि ग्रीन हाउस गैसेस को इंट्रोड्यूस करके या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पॉसिबल है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को बदल दिया जाए जो सिमिलर बिहेव करेगा अर्थ से। तो अभी तक बात करें तो कह सकते हैं कि मार्स पर इंसानों को भेजकर और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे वो वहाँ के जियोलॉजी हो, क्लाइमेट हिस्ट्री हो या फिर पास्ट। पर इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की जाए जिससे हमें वहाँ के बारे में और ज्यादा जानने को मिलेगा। हालांकि ये बात सही है कि मार्स हमें वहाँ रहने का एक उम्मीद दे रहा है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि रहने के साथ साथ वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है। मार्स एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जगह है रहने के लिए। अगर बात करी जाए इसके एवरेज टेम्परेचर की तो ये बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। दिन में ही अगर बात करी जाए तो इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है, और अगर रात की बात करी जाए तो मार्स के जो सरफेस का टेम्परेचर है वो -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा पतला है, पर उसकी वजह से भी वो हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन को और सोलर रेडिएशन को रोक लेता है। पर दूसरी बात ये गौर करने वाली है कि हालांकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इन रेडिएशंस को रोक तो लेता है, पर है तो आखिर वो पतला ही। ये सारी वो कंडीशन है जो सोचने पर मजबूर करती है कि मार्स एक डिफिकल्ट प्लेस है रहने के लिए। तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि मार्स का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा थिन है, और ये समझ आया अभी तक कि मार्स की एटमॉस्फेयर डेंसिटी अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से 1% से भी ज्यादा कम है, और ये थिन एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर प्रोवाइड करवाता है, जिसका मतलब ये है कि ह्यूमंस बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तो वहाँ पर सांस नहीं ले सकते। लेकिन हम आगे बात ये भी कर रहे होंगे कि किस तरीके से इन सब चीजों को सुलझाया जा सकता है। अब बात करी जाए ऑक्सीजन की तो मार्स के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको ह्यूमंस इनहेल नहीं कर सकते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के तौर पर यूज नहीं कर सकते। हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इस हिसाब से हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम मार्स पर ऑक्सीजन को जनरेट कर पाएं या फिर हम अपने साथ लेकर जा पाएं। इसके अलावा अगर बात करी जाए रिसोर्सेज की जो हमें अर्थ पर आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फार्मिंग कर पाते हैं या फिर कोई और बिल्डिंग बनानी होती है तो वो आसानी से बना पाते हैं, तो इन सब के लिए अर्थ पर हमें आसानी से सोइल मिल जाती है। लेकिन मार्स की बात करी जाए तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर ऐसी कोई सी भी मिट्टी नहीं है जिसकी हेल्प से हम घर बना सकें या फिर उसको किसी और तरीके से यूज में लिया जा सके।
सके। तो हमें ऑक्सीजन के साथ साथ सोइल का भी कुछ और अल्टरनेटिव या फिर कोई और सोर्स ढूंढना पड़ेगा। अभी अर्थ की बात करी जाए तो हमें पता है कि रेडिएशंस इतनी ज्यादा नहीं है और रेडिएशन से हम अभी पूरी तरीके से बचे हुए हैं, लेकिन मार्स में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अर्थ की तरह। तो कह सकते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेडिएशन से हमें वहाँ बहुत ही ज्यादा कम प्रोटेक्शन मिलने वाली है या फिर ना के बराबर प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये रेडिएशन कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए वो आप अच्छे से जानते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमने जितनी भी अभी तक बातें करी उन सब के बाद ये माना जा सके कि वहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है या फिर वहाँ पे फ्यूचर नहीं हो सकता। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ट्राई कर सकते हैं और पॉसिबल बना सकते हैं कि मार्स पर जो लाइफ है वो पॉसिबल हो जाए। सबसे पहले आता है कि इंसान वहाँ जाए, उससे पहले नासा हो या फिर जो भी देश जो मार्स पर रिसर्च करना चाहता हो वो रोबोटिक मिशन करे, मतलब वहाँ की ज़मीन पर रोबोट्स को भेजे और ऑब्जर्व करे कि वहाँ की जियोलॉजी, क्लाइमेट और सरफेस कैसी है। और ये सब जानकर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी कि हम किस तरीके से और एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्स को। इसके अलावा बात आती है कि वहाँ पर रहने से पहले एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और एडवांस टेक्नोलॉजी को जनरेट किया जाए ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जा सके। इसके अलावा वहाँ पर वाटर रिसाइकलिंग और रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने का तरीका भी ढूंढा जा सकता है। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद हो जिसको यूज करके हम बिना ह्यूमंस को वहाँ पर भेजे सब चीजें एक्सप्लोर कर सकें। तो इस पूरे रिसर्च के अंदर, इन सब चीजों के अंदर जो सबसे ज्यादा जो मेन चीज लगी वो हमें लगती है टेराफॉर्मिंग रिसर्च। क्योंकि टेराफॉर्मिंग रिसर्च मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज है जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है मार्स का वो पूरा तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अगर साइंटिस्ट किसी भी तरीके से इस पर रिसर्च करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं कि मार्स को टेराफॉर्मिंग रिसर्च के थ्रू या फिर टेराफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसको अर्थ की तरह अगर कर देते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किल हैं, जो चैलेंजेस हैं वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएंगे और एट लास्ट हमें अर्थ के जैसा एक एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर बात करी जाए तो ये बात तो सही है कि मार्स के पास इतना पोटेंशियल तो है कि हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में उस प्लेनेट पर रहा जा सके, लेकिन साथ साथ कई चैलेंजेस भी हैं जिसको फेस करना भी पड़ेगा। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से इंडिया चंद्रयान में सक्सेस हुआ है और रिसर्च और टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है, तो अगर उसी तरीके से सारी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके और रिसर्च करके अगर मार्स पे भी स्टडी की जाए तो ये मिशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी पॉसिबल होता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक